हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स में चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। So it is a very important topic in partnership accounts fundamentals. Provisions affecting accounting treatment in the absence of partnership deed. इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं लिखी हुई है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उसे ही हमें अप्लाई करना है। फाइन, मतलब कुछ बातें होती हैं जो हमें पार्टनरशिप डीड में लिखनी चाहिए, लेकिन कई बार हम उस चीज़ को पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखते हैं और वैसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें कि हमें उस टॉपिक को सॉल्व करना है। तो ऐसे में हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उसका ही पालन करना है। तो वो क्या चीज़ें हैं, हमारे सिलेबस के हिसाब से कुछ ऐसी 6 चीज़ें हैं, 6 बातें हैं जिसे हमें याद रखना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग दिस मैटर्स तो हमें जो प्रोविजन में लिखे हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फाइन, नाउ इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर इट डज नॉट हैव अ क्लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। तो वो कौन से मैटर्स हैं? ये 6 इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो हमें हमेशा दिमाग में रखना है। चाहे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का, या आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं, या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, या डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ रहे हैं, तो ये 6 बातों को हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इसी की रोशनी में सॉल्व करें। फाइन, और वो बातें क्या है? इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर। इसका मतलब यह है कि कई बार पार्टनर जो है फर्म को लोन देते हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्म जो है वो कितना इंटरेस्ट देगी पार्टनर को, क्योंकि उसने पार्टनर से लोन लिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड और अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स इंटरेस्ट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। अब यहाँ 2 बातों को विशेष ध्यान देना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन है तो ये तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म को पेमेंट करना है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट तो जब भी देना हो तब देंगे, लेकिन इंटरेस्ट तो हर साल देना ही है। एंड इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि जब तक आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं शो करेंगे तब तक आपका सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फाइन, एंड इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमेशा हमें याद रखना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। मतलब 6% हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, फर्म देगी पार्टनर को। क्यों देगी? क्योंकि कितना इंटरेस्ट देना है ये बात पार्टनरशिप डीड में आपने लिखी नहीं। तो प्रोविजन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि ऐसे समय पर आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। सो ये तभी पॉसिबल है जब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप लिखते हैं डेबिट के साइड तभी जाकर आपको प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंपलसरी है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है, फिर आपका पता चलेगा कि आप फर्म में कितना प्रॉफिट या लॉस कमा पाए। सेकेंड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस में प्रॉफिट और लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। क्योंकि आपने कोई भी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है और आपका
प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का समय आ गया है, तो आप प्रोविज़न में जो क्या लिखा हुआ है, प्रोविज़न में लिखा है कि हर पार्टनर को इक्वल ही देना है। अगर 4 पार्टनर हैं और 1 लाख रुपए की कमाई हुई है, इनकम हुआ है, नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़ का या लॉस है, तो वो चारों पार्टनर को बराबर बटेगा, मतलब 1:1:1:1:1 में बटेगा, मतलब 25,000 रुपीज़ ईच। नाउ थर्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड और अलाउड टू पार्टनर्स, क्योंकि हर पार्टनर फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो स्वाभाविक है कि उस पर उसको ब्याज भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कि कितना परसेंटेज पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को देगी, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भुगतान फर्म के द्वारा पार्टनर्स को नहीं होगा। फाइन। अगर आप अपना पैसा या जो भी आपने फर्म में इन्वेस्ट किया है वो अगर बैंक में भी रखते हैं तो बैंक भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है। तो उसी को सोचते हुए अगर हमने वही अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि उस पर कुछ ब्याज भी हमें मिले फर्म के द्वारा, लेकिन आपने उसे पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं, तो एज अ रिजल्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिया जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ब्याज फर्म नहीं देती, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी फर्म रिसीव नहीं करती पार्टनर्स से। अगर फर्म को चाहिए कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्ट करे पार्टनर्स के द्वारा तो उसे पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को रिसीव नहीं होगा पार्टनर्स के द्वारा। नाउ ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो पार्टनर्स अपने इस्तेमाल के लिए फर्म से विड्रॉ करते हैं, तो इस पर इंटरेस्ट होना चाहिए और समय आने पर उनको ये ड्राइंग विड्रॉन अमाउंट फर्म को वापस करना होता है ब्याज के साथ। तो कोई भी ब्याज का प्रोविज़न एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरीज। अगर पार्टनर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, फर्म के मैनेजमेंट को देख रहे हैं या किसी भी तरीके का काम फर्म के लिए या बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो उनको स्वाभाविक है कि उनको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से उसके प्रोविज़न में ये लिखा हुआ है कि कोई भी रेमुनरेशन या सैलरी जैसी कोई भी अमाउंट का भुगतान पार्टनर्स को नहीं होगा। देन 6th पॉइंट है एडमिशन ऑफ पार्टनर। न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री टू इट। हमें पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में 2 हैं और मैक्सिमम 50 हैं, लेकिन इसके बीच भी तो होते हैं, है ना, 7, 8, 10, 12, 25, 35 कोई भी नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं और एक नए पार्टनर के आने की संभावना भी रहती है, क्योंकि अभी आपने 50 तो क्रॉस नहीं किया, 50 नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सारे के सारे पार्टनर्स का सहमत होना जरूरी है, तब जा कर के वो नया पार्टनर एडमिशन ले सकता है और वो एक नया पार्टनर बन सकता है। अगर किसी एक पार्टनर ने भी विरोध कर दिया या मना कर दिया कि इस व्यक्ति को हम पार्टनर नहीं बना सकते, तो फर्म कभी भी उस व्यक्ति को पार्टनर नहीं बना सकता, क्योंकि एक भी पार्टनर ने अगर मना कर दिया है तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ये जो 6 बातें हमने अभी पढ़ी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए और आपको इसे याद रखना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्वेश्चन को पढ़ते समय, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और सॉल्यूशन सही बना सकें। अब थोड़ी कुछ और बातें हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। If all the partners agree, a minor may be admitted for the benefit of partnership. वैसे तो कानून ये है कि माइनर को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सारे के सारे पार्टनर सहमत हों तो एक माइनर को भी एक पार्टनर बनाया जा सकता है, जो कि सिर्फ प्रॉफिट में ही
हिस्सेदारी रखेगा, लेकिन लॉस को कभी भी वो साझेदार नहीं करेगा। ये सेक्शन 30 में लिखा हुआ है। देन सेकंड है, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ये सेक्शन 31 में लिखा हुआ है। अभी अभी हमने पढ़ा कि सारे के सारे पार्टनर्स को सहमत होना चाहिए, तब जा कर के नए पार्टनर को एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया है कि नया पार्टनर की एंट्री किस तरीके से होगी, तो उस पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए नियम के हिसाब से नए पार्टनर की एंट्री हो सकती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि सारे पार्टनर्स हाँ बोल रहे हैं या नहीं। फाइन। जो आपने पार्टनरशिप डीड में जो नियम बना लिया है, उस नियम के हिसाब से अगर नया पार्टनर एडमिट हो सकता है तो आप उसे एडमिट कर सकते हैं। ये भी पार्टनरशिप प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। देन थर्ड पॉइंट है, a partner may retire from the firm either with the consent of all the other partners or in accordance with an agreement among the partners। इसका मतलब यह है कि पार्टनर को रिटायर होने के लिए उसे लीगल नोटिस देना चाहिए फर्म को कि वो इतने दिनों के बाद रिटायर होना चाह रहा है, और सारे पार्टनर्स अगर हाँ कहते हैं तो वो पार्टनर रिटायर भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल नियम आपने लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो उस नियम के हिसाब से भी कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। देन फोर्थ पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। ये लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 69 में। नाउ जैसे कि सारे हर टाइप का बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को रजिस्टर कराने का कोई भी कंपलसरी प्रावधान नहीं है। आप चाहे तो उसे रजिस्टर करा सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत, या चाहे तो आप उसे रजिस्टर ना कराएं, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज है अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं। आपको एक फर्म के नज़रिए से देखा जाएगा, किसी भी तरीके का कानूनी डिस्प्यूट होता है तो आप इंडिविजुअल पार्टनर्स की हैसियत से नहीं, इंडिविजुअल व्यक्ति के हैसियत से नहीं, परंतु एक फर्म के हैसियत से आप उस केस को लड़ सकते हैं, कोर्ट में लड़ सकते हैं, अपने आप को, अपने फर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एक इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से या हैसियत से उस केस को डिस्कस करेंगे, चाहे वो कोर्ट में करें या आपस में, जैसा भी है। तो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं, और उसको उठाने के लिए फर्म को चाहिए कि उसे वो रजिस्टर करा लें। देन फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। सेक्शन 35 में लिखा हुआ है। अब मृत्यु तो आकस्मिक है, डेथ इज नॉट सर्टेन। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में पार्टनरशिप जो है, ऐसे में फर्म डिसॉल्व हो जाता है। अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। फाइन। अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेकिन अगर इसके विरोध में या इसके अलावा कोई बात पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है और किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में फर्म डिसॉल्व नहीं होगा। फाइन। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है और किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। द पार्टनर्स में चेंज द पार्टनरशिप डीड टू इंक्लूड और चेंज एनी ऑफ द क्लॉजेस ऑफ द पार्टनरशिप डीड एज एंड व्हेन कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट बाय देम। अब पार्टनरशिप डीड किनके द्वारा बनाया गया है? ये तो पार्टनर्स के द्वारा ही बनाया गया है, और सबों ने उन मुद्दों पर अपनी सहमति भी जताई है, साइन भी किए हैं, एक एक प्रति अपने पास रखे भी हैं। अगर समय के साथ इनको लगता है कि वो पार्टनरशिप डीड में किसी तरीके का चेंज ला सकते हैं या कोई नियम बदल सकते हैं, तो वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स उसमें सहमत होंगे, तभी जाकर के पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए मसौदे चेंज किए जा सकेंगे। तो पार्टनरशिप डीड को चेंज करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स हैं और वो आपस में बात करके एक नया कानून या एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं और वो पार्टनरशिप डीड को चेंज कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। सारे पार्टनर्स का सहमत होना, बस वही एक कंडीशन रह जाता है।
तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम छोटा छोटा पोर्शन में थ्योरी कंप्लीट करते जाएंगे, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी हम करेंगे, ताकि वो जो कुछ भी नियम हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप की, वो आपके दिमाग में और भी अच्छे तरीके से बैठ जाए। अभी हमने पढ़ा है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। तो लेट अस डिस्कस दिस कि इसे हमें किस तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड स्टेट द प्रोविजंस of the Partnership Act 1932 related to salaries of a partner। अब पार्टनरशिप डीड हमारे पास है नहीं, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सैलरीज ऑफ द पार्टनर के लिए क्या कहा गया है। तो अभी हमने पढ़ा कि नो सैलरी टू द पार्टनर्स विल बी अलाउड, यही उसका आंसर है। बी में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इसके बारे में भी प्रोविजन में लिखा हुआ है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। देन थर्ड में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, वो है 6% पर एनम इंटरेस्ट देना है। देन पॉइंट डी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट हमेशा पार्टनर्स को इक्वल ही देना है। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, और अभी क्या है, यहाँ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल होना चाहिए। देन पॉइंट ई, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, ये भी हमें नहीं देना है, मतलब पार्टनर को नहीं देना है, फर्म कलेक्ट नहीं कर सकती इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। देन पॉइंट एफ, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। अब ये जो लोन है वो पॉइंट सी में बताए हुए लोन का ओपोजिट है। यहाँ पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, और यहाँ पर पॉइंट एफ में फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। मतलब कोई पार्टनर को पैसों की ज़रूरत थी और उसने फर्म से ही लोन ले लिया है, तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देगा कोई भी पार्टनर फर्म को। तो पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के हिसाब से कोई भी इंटरेस्ट नहीं वसूला जाएगा फर्म के द्वारा। तो यहाँ भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये वाले लोन में पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट प्राप्त होगा फर्म के द्वारा। फाइन, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस्ड द फॉलोइंग इश्यूज। नाउ एक साल गुजर गया, अब प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी हमने कमाया है वो कमा लिया। अब इनको मुश्किल हो रही है कि ये प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, या इनको समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टनरशिप डीड तो है नहीं। अब पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से इनको ये केसेस को सेटल करना। ए, Mahesh wants that interest on capital should be allowed to the partners, but Ramesh and Suresh do not agree। अब एक पार्टनर महेश कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दीजिए, लेकिन बाकी के दो पार्टनर्स कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या मर्जी है, इसके हिसाब से ना चल के हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के हिसाब से चलना है। सो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का प्रोविजन नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। तो ऐसे में क्या है, रमेश और सुरेश सही हो जाते हैं, और महेश को जो चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उसको देने की जरूरत नहीं है। देन पॉइंट बी, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। तो यहाँ भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, और प्रोविजन में लिखा हुआ है कि कोई भी सैलरी या रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाना चाहिए, तो कोई भी सैलरी या पार्टनर को नहीं मिलेगी। देन पॉइंट सी, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डज नॉट एग्री। नाउ यहाँ किस तरीके का लोन है, लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, फर्म ने लोन दिया हुआ है सुरेश को और इंटरेस्ट चाहते हैं, लेकिन
कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है और प्रोविजन में ऐसे लोन पर इंटरेस्ट नहीं देना है। देन पॉइंट डी, Mahesh and Ramesh having contributed more capital desire that the profit should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh does not agree. अब रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पार्टनर्स के बीच। तो क्योंकि पार्टनरशिप डीड है नहीं और उसमें कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सजेस्टेड नहीं है, तो प्रोविजन के हिसाब से सब पार्टनर्स को बराबर प्रॉफिट मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था या कितना समय दिया था, इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस। फाइन, सो उनको बराबर ही मिलेगा। यहाँ भी वही लिखा हुआ है ना, पॉइंट डी का आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। Following differences have arisen among P, Q and R. State who is correct in each case. Now यहाँ P, Q, R जो है वो पार्टनर्स है फर्म में और ये आपस में एग्री नहीं कर रहे हैं रिलेटेड टू सम ऑफ द इश्यूज। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट पॉइंट। P used 50,000 rupees belonging to the firm and earned a profit of rupees 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. अब एक पार्टनर P है, उसने फर्म का 50,000 रुपीज ले लिया और उसे अपना पर्सनल इन्वेस्ट करके उससे 5,000 रुपीज प्रॉफिट भी कमा लिया। फर्म के लिए नहीं, ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज करके या प्राइवेट बिजनेस में लगा करके उसने उससे 5,000 रुपए कमा लिए। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था ये तो फर्म का था, है ना, और इसी पैसे को इस्तेमाल करके उसने अपने निजी इस्तेमाल के लिए या अपना निजी प्रॉफिट कमाया 5,000 रुपीज़। अब बाकी के दो पार्टनर कह रहे हैं कि पैसा वापस करो, तो ये बात सही है। ना केवल 50,000 रुपीज़ पी को वापस करना चाहिए फर्म को, परंतु इससे जो जनरेट हुआ है प्रॉफिट ये भी फर्म का ही है, तो 55,000 रुपीज़ पी फर्म को देगा। आंसर में भी लिखा हुआ पी मस्ट पे रुपीज़ 55,000। फाइन। नाउ पॉइंट बी, Q used rupees 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of rupees 1,000. He wants the firm to bear the loss. अब दूसरा पार्टनर Q ने 10,000 रुपीज फर्म का लिया और उसे अपने दिमाग से, फर्म के लिए नहीं परंतु अपने खुद के बिजनेस के लिए उसने उसे इन्वेस्ट किया और उससे उसको 1,000 रुपए का 1,000 रुपीज का लॉस हो गया। अब क्या करना चाहिए? तो Q को पूरा का पूरा 10,000 रुपीज फर्म को वापस करना है, लेकिन ये जो लॉस है ये Q जो है फर्म को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फर्म जो है प्रॉफिट तो ले लेगा लेकिन लॉस, इस तरीके का लॉस को वो फर्म कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो Q हैज टू पे रुपीज 10,000 बैक टू द फर्म। नाउ पॉइंट सी, P and Q want to purchase goods from Star Limited and R does not agree. देखिए यहाँ तीन पार्टनर है P, Q and R और इनको गुड्स परचेस करना है अपने ही बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ही गुड्स परचेस करना है, जिसमें दो पार्टनर जो है एग्रीड है और एक पार्टनर जो है एग्रीड नहीं है। तो यहाँ मेजॉरिटी आप देखिए कि मेजॉरिटी एग्रीड है तो हम स्टार लिमिटेड से परचेस कर सकते हैं। फाइन, यहाँ पर 100% वाला जो नियम है वो लागू नहीं होगा क्योंकि ये एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं है, ये तो सिर्फ स्टॉक खरीदने की बात हो रही है और आधे से ज़्यादा लोग इसमें सहमत हैं कि स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेस किया जाए, तो यहाँ हम गुड्स परचेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गुड्स में बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड। देन पॉइंट डी देखते हैं, Q and R want to admit W as a partner and P does not agree. अब यहाँ एक नए पार्टनर के एडमिशन की बात हो रही है और हमको पता है कि एक्ट में लिखा हुआ है कि सारे के सारे पार्टनर्स को एग्री होना जरूरी है, तभी जाके नया पार्टनर W पार्टनर बन सकता है। फाइन, नया व्यक्ति W पार्टनर तभी बन सकता है जब सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हो, मतलब P, Q और R अगर एग्री होते हैं तभी जाकर के W को एडमिशन मिलेगा और यहाँ P डज नॉट एग्री तो W कैनॉट बी अ पार्टनर। फाइन, W कैनॉट बी एडमिटेड, तो W को हम एडमिट नहीं करेंगे। देन पॉइंट ई, R had given a loan of rupees 2 lakh to the firm and demands an interest of 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. Now
आर का डिमांड भी इनवैलिड है क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कि 10% ऐसे लोन पर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा तो हम उसे स्वीकार करते और 10% इंटरेस्ट देते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इट इज़ अ केस रिलेटेड टू एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फाइन, तो यहाँ तो 10% इंटरेस्ट उसे मिल नहीं सकता, लेकिन पी और क्यू कह रहे हैं कि हम कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, 1% भी नहीं देंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट या कोई भी तरीके का इंटरेस्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि ऐसे केस में एक्ट में लिखा हुआ है कि 6% इंटरेस्ट पर एनम हैज टू बी गिवन। तो जो भी रकम आर ने फर्म को लोन के रूप में दी है उस पर उसे 6% इंटरेस्ट पर एनम प्राप्त होगा। Now let us see the next question. Question number 4. Barun, Tarun and Shivam are partners in a firm and do not have a partnership deed. Barun introduced further capital of rupees 5 lakh on 1st October 2023, whereas Shivam took a loan of rupees 50,000 from the firm on 1st October 2023. Disputes have arisen among them on the following. Now यहाँ पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट के बारे में लिखा हुआ है और शिवम जो कि एक पार्टनर है उसने फर्म से लोन लिया हुआ है ना, टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ 50,000 फ्रॉम द फर्म और डेट भी दिया हुआ है। अब इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया है और हमें सॉल्व करना है। बात यहाँ ये है कि यहाँ इनके पास पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो हमें प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को ही बेस लेना है। पॉइंट ए, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रुपीज़ 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे वो एडिशनल कैपिटल हो चाहे कुछ भी हो, इनिशियल कैपिटल हो चाहे एडिशनल कैपिटल हो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू पार्टनर्स अदरवाइज स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड, और इनके पास पार्टनरशिप डीड तो है नहीं। सो पॉइंट ए का आंसर क्या है? इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। Then point B, Tarun desires that his son Deep should be admitted as a partner and he will give him half of his share. Barun and Shivam do not agree. यहाँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में बात हो रही है और दो पार्टनर जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं। अगर एक पार्टनर भी डिसएग्री करता तब भी दीप को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता था। तो यहाँ पर क्या होगा कि दीप कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। बी में लिखा हुआ दीप कैन नॉट बी एडमिटेड एज वरुण एंड शिवम डजंट एग्री। यहाँ पर एक भी पार्टनर अगर नहीं बोलते तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, नया व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता। पॉइंट सी, वरुण एंड तरुण आर ऑफ द व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द lending rate of the banks which is 12% per annum. Now शिवम का एक लोन है, क्या लिखा हुआ यहाँ? शिवम हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज़ 50,000 फ्रॉम द फर्म, और पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि ऐसे लोन पर कोई भी इंटरेस्ट का व्यवस्था नहीं है, तो कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, क्योंकि पार्टनरशिप डीड आपके पास है नहीं और एक्ट इसे अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ देखिए पॉइंट सी में नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम शिवम as rate of interest was not agreed in partnership deed. Point D, Tarun has withdrawn rupees 50,000 from the firm for his personal use, मतलब ड्राइंग्स है। फाइन, तरुण ने ड्राइंग्स किया है रुपीज़ 50,000 का। वरुण एंड शिवम आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब बाकी के दो पार्टनर्स कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाना चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट में इसका भी कोई प्रोविजन नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड बाय द पार्टनर, चार्ज्ड बाय द फर्म ऑन द पार्टनर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पॉइंट डी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड फ्रॉम तरुण। तो तरुण को कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि हम पार्टनरशिप डीड बनाएं और पार्टनरशिप डीड में इन सब बातों को जिक्र हो, इन सब बातों का जिक्र हो, ताकि ऐसे समय में आप बहसबाजी में और किसी तरीके के डिस्प्यूट को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। फाइन, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके,
Okay, question number 5. Harshad and Dhiman are partners in a firm since 1st April 2023. No partnership agreement was made. They contributed rupees 4 lakh and rupees 1 lakh respectively as capitals. So एक नया फर्म है जिसमें दो पार्टनर हैं, हर्षद और धीमन, और 1 अप्रैल 2023 को ही ये शुरू हुआ है. दोनों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, 4 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली. In addition, Harshad had given loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st October 2023. अब साल के बीच में हर्षद ने 1 लाख रुपीज़ का लोन भी दिया फर्म को. फाइन. ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, Harshad could not participate in business activities from 1st August 2023 to 30th September 2023. अब बीमारी के कारण हर्षद जो है वो इस दौरान फर्म में कोई भी काम नहीं कर सका. प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज रुपीज़ 1,80,000. और साल के अंत में फर्म को कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, रुपीज़ 1,80,000 का. डिस्प्यूट हैज़ अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन. अब क्योंकि पार्टनरशिप डीड इन्होंने बनाया नहीं, अब ये आपस में इनको एग्रीमेंट, मतलब ये एग्री नहीं हो पा रहे हैं. हर्षद कुछ कह रहा है, धीमन कुछ कह रहा है. कई बार एक सही है तो दूसरा गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से ही हमें चलना है. हर्षद का कहना है कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन. हर्षद चाहता है कि 10% इंटरेस्ट दिया जाए उसके कैपिटल पर, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोविज़न में ऐसा नहीं लिखा हुआ है. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड. लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा हुआ है कि 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो देखिए यहाँ आंसर में भी लिखा हुआ है, हर्षद इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट ही इज़ एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%, ओनली 6%. फाइन. देन और हर्षद का दूसरा क्लेम है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. देखिए इनका कैपिटल भी अलग अलग है, 4 और 1 है, 4 लाख और 1 लाख. तो कैपिटल रेशियो क्या बनेगा, 4:1. ऐसे में हर्षद को फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा. हर्षद को धीमन से 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. और इसी चक्कर में हर्षद का कहना है कि कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉफिट, और इनके पास कोई एग्रीमेंट है नहीं. अब पार्टनरशिप प्रोविज़न में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स. तो यहाँ देखिए, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. फाइन. तो हर्षद का ये कहना कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांटिए गलत है. अब धीमन का भी कुछ क्लेम्स हैं. फर्स्ट क्लेम क्या है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो ये अभी हमने डिस्कस किया, ये सही है कि in absence of any partnership agreement related to profit sharing ratio, profit has to be distributed equally as per Partnership Act 1932. Then second point में लिखा हुआ है, he should be allowed rupees 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद. अब हर्षद साल के बीच में बीमार हो गया था, कुछ महीने वो मैनेजमेंट का काम नहीं कर सका. तो इस समय के लिए धीमन कहता है कि मुझे 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से रेमुनरेशन दीजिए, पारितोषिक दीजिए, मतलब सैलरी के जैसा वो चाहते हैं, 2,000 रुपीज़. तो इसके लिए भी पार्टनरशिप एक्ट में मना किया गया है कि नो रेमुनरेशन विल बी पेड टू द पार्टनर्स. यहाँ लिखा हुआ है, आप आंसर में भी चेक कर सकते हैं. यहाँ नो रेमुनरेशन विल बी अलाउड टू धीमन. फाइन. देन लास्ट क्लेम क्या है धीमन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. अब धीमन दोनों पे 6% इंटरेस्ट चाहते हैं, कैपिटल पर भी और लोन पर भी. तो कैपिटल पर तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्ट में लिखा है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, लेकिन लोन पर 6% इंटरेस्ट सही है. यही रिकमेंडेड भी है प्रोविज़न में. तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड बट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% हैज़ टू बी गिवन. फाइन. You are required to settle the dispute between Harshad and Dhiman. Also prepare profit and loss appropriation account. Now अब हमें profit and loss appropriation account भी बनाना है. और आपको याद रहे कि interest on loan जो है, it is a charge against profit. It is not appropriation of profit. So the catch is that कि how will you show interest on loan related to this? Fine. So let us see that.
सो हम अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है। फाइन। और क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है ₹1,80,000। ये नेट प्रॉफिट नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट होता तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने की ज़रूरत नहीं थी। सो बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट हम शुरू करेंगे। इसी नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है जो कि नेट प्रॉफिट नहीं है, ₹1,80,000 का। क्यों ये नेट प्रॉफिट नहीं है? क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, तो हम इसमें लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन जो है वो 1 लाख रुपीज़ का है और इस पर अनिवार्य रूप से हमें 6% इंटरेस्ट देना है और 6 महीने का। क्यों 6 महीने का? क्योंकि ये 1 अक्टूबर को दिया गया है, तो 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट बनता है और ये अमाउंट हो गया ₹3,000। ये लेस करेंगे तब जा कर के जो अमाउंट आएगा ये हमारा नेट प्रॉफिट रहेगा और इसी को हमें बांट कर दिखाना है। अब क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्ट करना है, ना सैलरी देना है। फाइन। तो सीधा के सीधा इस नेट प्रॉफिट को हमें बांट देना है। सो टू प्रॉफिट, और 2 ही पार्टनर हैं और इनको इक्वली बांटना है, हर्षद और धीमन। सो 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या है ये 1,77,000 रुपीज़ को आधा आधा। सो फर्स्ट हाफ रहेगा, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा 88,500 ईच। सो इस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को नहीं शो करना है। ये जो आइटम है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है और 1,80,000 को नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करना पड़ा, तब जाकर के जो अमाउंट आया ये हमारा नेट प्रॉफिट है और उसी को हमने यहाँ एप्रोप्रिएट किया है। फाइन। तो हमने इसे नेट प्रॉफिट क्यों नहीं माना? क्योंकि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं हुआ है, प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹1,80,000। सो यह नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट क्या है? 1,77,000। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को पूरा देखें और जो एक्सप्लेनेशन है उसे पूरा अच्छे से सुने और समझें। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। हम यहाँ टीएस गेरेवाल की बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तीनों वॉल्यूम। तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम you can study and master in accountancy. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.